हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली है उपभोक्ता अधिकार या उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986, जो आपके योर लॉ योर राइट्स का टॉपिक है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस अधिकार को जानने से पहले हम उपभोक्ता की परिभाषा जान लेते हैं। आखिर एक उपभोक्ता होता कौन है? एक उपभोक्ता वह होता है जो कि खुद के इस्तेमाल के लिए वस्तुएं खरीदता है या सेवा लेता है। एक उपभोक्ता किसे कहते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद के लिए वस्तु खरीदता है, आप, मैं या कोई भी, और या फिर सेवा खरीदता है। सेवा जैसे चिकित्सा सेवाएं हो गई, ऐसी चीज़ें खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। वह लोग जो दोबारा से बेचने या किसी व्यावसायिक उद्देश्य से वस्तुएं खरीदते हैं, वह लोग इस अधिनियम में शामिल नहीं हैं। जो 1986 वाला अधिनियम है उसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो अपने व्यवसाय करने के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं। जैसे बड़े बड़े दुकानदार हो गए, बड़े बड़े व्यापारी हो गए, और लोगों को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। अंततः उपभोक्ता की परिभाषा ये स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा खरीदने की अपनी क्षमता रखने पर ही एक उपभोक्ता बनता है। और ये परिभाषा क्या स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु और सेवा खरीदने की अपनी क्षमता रखने पर ही उपभोक्ता बनता है। जिसकी उसकी क्षमता होगी उसके हिसाब से उपभोक्ता बनता है। कम वस्तु खरीदने वाला छोटा उपभोक्ता, ज़्यादा वस्तु खरीदने वाला बड़ा उपभोक्ता, और अत्यधिक वस्तुओं को थोक में लेने वाला व्यापारी कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का इतिहास पढ़ता आखिर है क्या? भारत के उपभोक्ता बाद का विकास 1960 तथा 1970 के दशक में हुआ। भारत में उपभोक्तावाद का विकास कब हुआ? 1960 और 70 के दशक में हुआ। 1980 के दशक में मध्यम वर्ग उपभोक्तावाद से प्रभावित हुआ। जो है उपभोक्तावाद से कौन प्रभावित हो रहा था? जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास लोग हैं। वास्तविक अर्थों में उपभोक्ता के संरक्षण की प्रक्रिया 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होने के बाद हुआ। वास्तविक अर्थों में उपभोक्ता संरक्षण प्रक्रिया कब दिखाई दी? 1986 के बाद जब ये अधिनियम पारित हो गया तो ये लोगों में दिखने लगा इसका कानून। इसे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा उनकी शिकायत का निवारण करने के लिए लागू किया गया। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986, वो स्पेशल किस लिए बनाया गया? लोगों को उपभोक्ताओं का संरक्षण और रक्षा करने के लिए और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए। जो उनकी समस्याएं होती है, शिकायतें होती हैं, उपभोक्ता के रूप में उनकी समस्याओं का हल करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को अनौपचारिक तथा तीव्र सुरक्षा के माध्यम से सस्ता उपाय प्रदान करता है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी न्याय शुल्क नहीं देना पड़ता। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है? किसी भी उपभोक्ता को कोई भी इस शिकायत दर्ज करने के लिए या फिर ऐसा कोई भी कार्य जो उपभोक्ता के खिलाफ हो रहा है उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। ये सबसे सस्ता उपाय प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। कैसे सस्ता कैसे है, या आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता को वकीलों को शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपना मामला खुद या किसी प्रतिनिधि की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं या सुलझा सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या होता है कि एक उपभोक्ता जो उपभोग कर रहा है उसको किसी वकील की सहायता की जरूरत नहीं है। वह ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व कर सकता है वो उसके द्वारा अपनी समस्या सुलझा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में गरीबों के कानून के रूप में व्यापक रूप से मान्यता मिली। जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो क्या कहते हैं? जो ये अधिनियम आया, ये अधिनियम गरीबों के लिए आया स्पेशली, क्योंकि यह अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि लोगों की न्याय तक आसानी से पहुंच हो सके। राजेंद्र प्रसाद जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये कानून स्पेशली गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि ये आसान सुविधाएं प्रदान करता है और लोगों की समस्या को न्याय तक आसानी से पहुंचाता है। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार यह अधिनियम बहुत सारे निधन मुकदमा वालों के मन में आत्मविश्वास जगाता है।
जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एक राइटर हैं, तो ये क्या कहते हैं, एक तो ये कहते हैं, विद्वान है एक, ये कहते हैं कि ये निधन लोगों को मुकदमा को आत्मविश्वास दिलाता है कि हाँ, उनके समस्याओं का भी हल हो सकता है अब इस अधिनियम के जरिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जो ये वाला पॉइंट आया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि 1986 संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं उपभोक्ताओं के। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में हमें 6 बुनियादी अधिकार उपलब्ध करवाते हैं, जिनके बारे में हर उपभोक्ताओं को जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि अधिकतर लोग, मतलब 90% लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में नहीं जानते, जिसे हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक सहायक है लोगों के लिए। तो पहला पहला कौन सा है, तो पहला है अधिकार उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार, दूसरा है सुरक्षा का अधिकार, निवारण का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं, जिसको अब हम विस्तार में पढ़ते हैं एक एक करके। पहला पढ़ते हैं उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। तो इसमें क्या है, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार खरीदार को यह गारंटी देता है कि उसके सूचनात्मक कार्यालय कार्यक्रमों तथा सामग्री तक आसानी से पहुंचो, जो कि सेवाओं का प्रयोग करते समय उसे सही निर्णय लेने में मदद मिले। अगर उपभोक्ता शिक्षित होगा कि उसको कौन सी चीज़ें खरीदनी है, किस हिसाब से खरीदनी है और किस तरह की चीज़ें खरीदनी है, तो वो आसानी से इस शिक्षा के हिसाब से अपनी चीज़ों को खरीद सकता है, क्योंकि उसको सूचना मिल रही कौन सी चीज़ सही है। तो आप देखते हो ग्रीन टिक लगा होता है खाने पीने की वस्तु में कि ये सही चीज़ है या नहीं। तो उसी तरह ये शिक्षा का अधिकार ये बताता है कि हमें कौन सी वस्तु किस तरीके से खरीदनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा का अधिकार। तो सुरक्षा का अधिकार में क्या है, सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। सुरक्षा अधिकार क्या करता है, उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार करने के लिए विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो उनके जीवन के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसे चीज़ों को उपभोक्ताओं से दूर रखता है। यह अधिनियम मुख्य रूप से दवाइयाँ, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों पर लागू होता है। यह अधिकार किस पर लागू होता है, ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर, जो मेडिसिन्स होती हैं। कई बार आप देखते हो सरकारी या फिर प्राइवेट कहीं भी एक्सपायर्ड दवाई होती हैं, उनका भी बेचा जाता है उसके ऊपर दोबारा से नई डेट लगा के। तो ये क्या करता है, उसी को सुरक्षित करता है, ऐसी चीज़ों को दूर रखता है हम लोगों से। यह अधिकार उन व्यवसायिक क्षेत्रों पर भी लागू होता है जो हमारे स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, जैसे गृह निर्माण, घरेलू उपकरण, वाहन और पर्यटन। मतलब ये ऐसे उन सभी व्यापारों से दूर रखता है, उन चीज़ों से दूर रखता है जो हमारे जीवन के लिए खतरे के रूप में, जैसे गृह निर्माण, घर बनाना, घरेलू उपकरण, वाहन और पर्यटन। तो आगे पढ़ते हैं, निवारण का अधिकार। तो जो निवारण का अधिकार है, निवारण के अधिकार के प्रावधान के अनुसार एक उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथा या अनैतिक रूप से उपभोक्ता का शोषण के विरुद्ध निवारण की मांग करने का अधिकार है। जो निवारण का अधिकार है वो क्या है, निवारण के अधिकार के प्रावधान में यह दे रखा है कि एक उपभोक्ता अनुचित व्यापार प्रथा या अनैतिक रूप से उपभोक्ता का शोषण के विरुद्ध निवारण की मांग करता है। मतलब ऐसा कोई भी व्यापार जो उपभोक्ता के लिए सही नहीं है तो उसको रोकता है और उसके रोक करने की मांग करता है अदालत से। चुनने का अधिकार तो आपको पता है कि एक उपभोक्ता को चुनने का अधिकार होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ें चुन सकता है और उसका मोल भाव कर सकता है। तो आगे पढ़ते हैं, चुनने का अधिकार का अर्थ है कि एक उपभोक्ता को स्पर्धात्मक कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तक पहुंच का अधिकार है। स्पर्धात्मक से तात्पर्य है कि आप कोई भी मार्केट में जाते हो कि एक ही चीज़ की अलग अलग कीमतें होती हैं। मान लो आप कोई
फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट हो गए, तो आप देखते हो कि एक जगह एप्पल 100 रुपये के जी, तो दूसरी तरफ आपको 80 भी होगा, 70 भी होगा, 60 भी होगा। तो आपकी वो आपके हिसाब से चुनने का अधिकार है कि आप किससे लेना चाहते हो। तो कोई भी दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप उसी से खरीदो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किससे लोगे। यह अधिकार उपभोक्ता को अधिकतम खुदरा मूल्य पर भी मोलतोल करने का अधिकार देता है। यह अधिकार क्या है, तुम कम से कम कीमती मतलब सस्ती चीज़ों पे भी मोल भाव कर सकते हो। अगर कोई चीज़ 10 रुपये किलो है, 5 रुपये किलो है, तो उससे आप मोल भाव कर सकते हो। आपने देखे हो मार्केट में, देखते हो कि जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, जो हमेशा मोल भाव करती है, जो हमारी माता जी होती हैं, हर किसी की होती हैं, या बहनें होती हैं, वो मार्केट में जाते हैं तो मोल भाव तो करती हैं, चाहे कितना भी सस्ता क्यों ना मिले। तो आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है इसमें। सूचना का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मजबूती तथा कीमतों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्रदान करता है, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से विरुद्ध बचाव किया जा सके। जो सूचना का अधिकार है, ये क्या करता है, ये वस्तु की मात्रा, शुद्धता, मजबूती तथा कीमतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि कोई वस्तु कितनी शुद्ध है और कितनी शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए खरीदारों को लोन लेने पर आने वाले खर्चे के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, और दवाइयाँ बनाने वाले को अपने बनाई गई दवाइयों के संभवतः प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी देना चाहिए। जैसे कोई भी जो दवाइयाँ बनाता है, जिस प्रयोगशाला में हमारी दवाइयाँ बनती है, तो उसको इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए कि ये दवाई कितनी खतरनाक हो सकती है। और नॉर्मल है तो उसकी सूचना भी देनी चाहिए। अत्यधिक खतरनाक है तो उसकी सूचना हमें प्रदान की जाती है। आप देखते हो कि कोई वस्तु लेते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है कि कितनी कौन कौन सी चीज़ें डली हैं, कौन सी चीज़ें नहीं डली। तो वो क्या है, इसी अधिकार के अंतर्गत आती हैं। जो कोई भी आप खाने की वस्तु खरीदते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है ना कि इसमें क्या क्या डला है, कौन कौन सी चीज़ें डली हैं और कितनी मात्रा में डली हैं, और कौन सी चीज़ें हानिकारक है और नहीं हानिकारक है। जैसे रेड बुल ड्रिंक है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, फिर भी लोग खरीदते हैं, जबकि उसमें बाकायदा लिखा होता है। तो ये सूचना का अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं के पास सुनवाई का अधिकार है। यह अधिनियम उपभोक्ता को गारंटी देता है कि इस उद्देश्य से बनाई गई फॉर्म पर उनके हितों को उचित रूप से ध्यान रखा जाएगा। फॉर्म से अर्थ है कि हर स्तर पर एक एक इन्होंने अपनी मतलब परिषद बना रखी है। और तुमको कोई भी समस्या है तो उपभोक्ता अपनी शिकायत कर सकता है, उसकी सुनवाई करवा सकता है। ये अधिनियम इसकी गारंटी देता है। यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता किसी भी खराब वस्तु या सेवा के विरुद्ध बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सके, जिसके बाद में जांच की जाती है, फिर समाधान करने के लिए उपभोक्ता न्यायालय के पास भेजा जाता है। कहना अर्थ है, अब कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसके क्या है, उसकी शिकायत सुनी जाती है, और शिकायत दर्ज होने के बाद समाधान के लिए उस शिकायत को न्यायालय तक भेजा जाता है। ये सुनवाई के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषद। पहले है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो ये परिषद क्या है, राज्य सरकार एक अधिसूचना के द्वारा हर जिले में एक परिषद को स्थापित करता है। तो ये है जिला परिषद। इसमें एक अध्यक्ष होता है। और दूसरा है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थापित करती है। इसमें उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष और दूसरे सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। और तीसरा है हमारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इस परिषद में केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना देकर स्थापित किया जाता है। तो ये हमारी 3 परिषद थी। तो आगे बढ़ते हैं। 1986 अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्य। इसका आलोचनात्मक मूल्य कौन कौन से पढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिनके आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने इस अधिनियम की आलोचना की है। संधू और अरविंद कौर ने अपने लेख कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया में इसकी आलोचना की हैं।
पहला इसका पॉइंट है, यदि एक व्यक्ति, जो संदीप कौर इसकी आलोचना करते हैं अपने लेख में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया में, तो वो पहला पॉइंट क्या कहते हैं, यदि एक व्यक्ति वस्तुओं को दोबारा बेचने या फिर किसी वाणिज्य उद्देश्य से खरीदता है तो ऐसे व्यक्ति को उपभोक्ता की परिभाषा से बाहर किया गया है। जो मतलब कोई व्यक्ति जो व्यापार के उद्देश्य से वस्तुओं को खरीदता है तो ऐसे उद्देश्यों ऐसे लोगों क्या 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 किया गया है, इससे बाहर किया गया है। जो ये अधिनियम 1986 से ऐसे उपभोक्ताओं को बाहर किया गया है जो व्यापार के उद्देश्य से वस्तुएं खरीदते हैं। ये संजू हो गया, संजू नहीं है, संधू है। संधू और कौर, ये कोल हो गया है, मिस्टेक हो गई, तो संधू और कौर इस अधिनियम की इस छूट की वजह से आलोचना करते हैं। जो संधू और कौर वो क्या कहते हैं, जो ये व्यापारियों को उपभोक्ता अधिनियम से बाहर किया गया है तो इसी बात की आलोचना करते हैं। देखते हैं क्या आलोचना करते हैं। संधू और कौर का कहना है कि यदि ऐसे खरीदारों के हितों की रक्षा ना की गई तो इसका खामियाजा आखिर में उन उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा जो खुद के इस्तेमाल के लिए इन वस्तुओं को खरीदते हैं। संदीप कौर कहते हैं, यदि जो व्यापारी उपभोक्ता है और उनको हम इस अधिनियम से बाहर कर देंगे तो इसका खामियाजा कैसे उठाना पड़ेगा, जैसे हम लोग हैं छोटे उपभोक्ता, इसका खामियाजा हम जैसे लोगों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग इन वस्तुओं को व्यापारिक उद्देश्य से खरीदते हैं वे लोग अंतिम वस्तुओं के निर्माण में आय लागत को जोड़ते वक्त खराब वस्तुओं की कीमत भी जोड़ते हैं। क्योंकि जो लोग होते हैं व्यापारी लोग क्या करते हैं, जब उनकी खरीदी गई चीज़ों को अंतिम वस्तु निर्माण के मूल्य में जोड़ा जाता है तो उसकी कीमत खराब वस्तु की कीमत भी जुड़ जाती है, और जो किसके ऊपर थोपी जाती है, छोटे उपभोक्ताओं के ऊपर। उनका कहना है कि इस कारण उपभोक्ताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अधिनियम से बाहर हो जाता है। जब हम व्यापारी समूह उपभोक्ता को इस अधिनियम से बाहर कर देता है तो क्या है, एक बहुत बड़ा समूह इस अधिनियम से बाहर हो जाता है, जो कि उचित नहीं है, संदीप कौर का कहना है। संदीप कौर का कहना है कि इसमें सारे उपभोक्ताओं को शामिल करना चाहिए और इसकी सारी कमियों को दूर करना चाहिए। संदीप कौर का कहना है कि इसमें सारे उपभोक्ताओं को शामिल करना चाहिए और इसकी सारी कमियों को दूर करना चाहिए। संदीप और कौर भाग 4, एक मिनट, ये बाय मिस्टेक 4 गलत है, तो इसमें संदीप कौर को 1996 में भाग 2(1)(0) में उल्लेखित शब्द निःशुल्क के आधार पर भी इस अधिनियम की आलोचना करते हैं। अगर आपको भाग वगैरह याद नहीं हो रहा तो आप लिख सकते हो, संदीप कौर निःशुल्क शब्द के आधार पर इस अधिनियम की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि निःशुल्क अस्पताल सेवा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना गया। वो कहते हैं कि जो निःशुल्क सेवा शब्द है उसको सेवा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना गया है, तो इसी का आगे वो इसकी आलोचना करते हैं। आगे ये कहते हैं कि ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन मरीजों के पास फीस देकर चिकित्सा सेवा लेने के पर्याप्त साधन नहीं है वह भी साधारण कानून के अंतर्गत मुकदमाबाजी का खर्चा नहीं उठा सकते। मतलब संदीप कौर कहते हैं जो गरीब लोग हैं वो जो चिकित्सा सेवाएं वो कैसे उठाएं, जबकि तुम्हें निःशुल्क सेवा शब्द को जोड़ा गया है तो उसको इसमें जोड़ना चाहिए ताकि जो मरीज लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इस सेवाओं का लाभ उठा सके। तो वो अंत में कहते हैं कि सरकारी तथा दानशील अस्पतालों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा तो लोगों को मिलने वाली चिकित्सा सेवा फायदेमंद होगी। संदीप कौर कहते हैं कि यदि अस्पताल सेवाओं को इसमें जोड़ा जाए तो इससे क्या हो, उपभोक्ताओं को चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध होंगी। इसके आगे बता देता हूँ कि 2019 में इसका संशोधन किया गया और इस कानून को दोबारा से लाया गया। जो इस कानून में जो कमियां थी उसको पूरा किया गया। जैसे संदीप कौर ने कहा चिकित्सा सेवाओं के निःशुल्क, तो वो निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है इस समय 2019 के बाद। जो गरीब लोग हैं वो 5 लाख तक के निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर सकते हैं उपभोक्ता कानून के तहत। और जो कमियाँ 1989 वाले कानून में थी वो सारी कमियाँ 2019 में पूर्ण की गई और सारी गलतियों को सुधारा गया। तो ये टॉपिक इतना ही था।
इस टॉपिक में इसका कुछ नहीं है। जैसा मैंने लिखा है आप वैसे ही लिख सकते हो। अंत में एक आप निष्कर्ष लिखना ना भूलें, जिसका जब क्वेश्चन का आंसर लिखें पेपर में आए तो इसका निष्कर्ष लिखना ना भूलें अपने हिसाब से कि आप क्या निष्कर्ष देना चाहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे वीडियो में।